हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, ऐसे मैं उम्मीद कर सकता हूं आपसे, क्योंकि आप सब मेहनती बच्चे हैं। और इसी उम्मीद के साथ आज हम अपना नया टॉपिक जो कि शिक्षण कौशल में है उसको शुरू करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल में ही देख रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। और इसमें हम पहला पॉइंट अपना पढ़ेंगे वैदिक कालीन शिक्षा। ठीक, इसमें कई सारे समय की शिक्षा की बात की गई है, तो आज हम पहले वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में बात करेंगे। देखिए, शिक्षा आज से नहीं, शिक्षा बहुत पुराने समय से महत्वपूर्ण रही है। किसी भी देश के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा ही एक इम्पॉर्टेंट वेपन्स कह सकते हैं आप, महत्वपूर्ण अस्त्र कह सकते हैं, शस्त्र कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ज़्यादा समय बर्बाद किए बगैर प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि क्या है। किसी भी देश और उसकी संस्कृति का विकास कब संभव है? जब वो देश के युवा, उस देश के बच्चे, उस देश के लोग क्या हों? शिक्षित हों। तो किसी भी देश, उसकी संस्कृति के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किस चीज का? शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चा किसी भी देश के क्या होता है? वो भविष्य का निर्माण करता होता है। जो बच्चा होता है वो किसी भी देश के भविष्य का निर्माण करता होता है, निर्माता होता है। क्योंकि जिस देश के बच्चे, जो जनरेशन आगे पढ़ी लिखी होगी, उस देश का विकास एकदम 110% श्योर है कि होना ही होना है। शिक्षा के माध्यम से ही क्या होता है? उसके भविष्य का सर्वांगीण विकास होता है। किसके भविष्य का? बच्चे का भी सर्वांगीण विकास होता है भविष्य का, और उस देश का भी सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, 6 से 12 वर्ष की आयु में बच्चा अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है। किस जिंदगी की शुरुआत करता है? पढ़ाई वाली जिंदगी की शुरुआत करता है। नहीं तो वो तो पैदा ही होते ही जिंदगी की शुरुआत कर लेता है। लेकिन यहाँ जिंदगी की शुरुआत से मतलब है कि वो अपने पठन पाठन की चीजों को शुरू करता है, उस जिंदगी में प्रवेश करता है और उसको आगे की ओर एक कदम बढ़ाता है अपनी जिंदगी में। ये वो समय होता है जो उसके भावी भविष्य का क्या होता है? शिलान्यास होता है। उसके भावी भविष्य का क्या होता है? शिलान्यास होता है। यहीं से वो अपनी तरक्की, अपनी उन्नति, अपने विकास का क्या करता है? पहला कदम बढ़ा लेता है। ठीक है, तो यहीं से शिक्षा लेना वो शुरू कर देता है। बच्चे को जो शिक्षा 1 से लेके 8 तक दी जाती है उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। जो एजुकेशन किसी भी बच्चे को क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक दी जाए उसे हम प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। या 1 से 8 तक जो भी शिक्षा बच्चे को दी जाती है उसे हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। तो ये एक छोटा सा बेस है। अब इसके बाद, क्योंकि सबको मालूम है, आप सब अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप खुद शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपको शिक्षा का महत्व आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। सीधे हम चलते हैं वैदिक कालीन शिक्षा में, जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है और ये हमारे सिलेबस में है। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है। बहुत सारी बुक्स मैंने उठा करके देखी, उसमें आधा अधूरा चीजें हैं, लेकिन मैंने इसको बहुत रिसर्च किया, अध्ययन किया, उसके बाद आपके लिए पर्याप्त नोट्स मैंने बनाए। यहां से अब आपसे अगर वैदिक कालीन शिक्षा से कोई प्रश्न आता है तो नो डाउट आप उसको गलत नहीं करेंगे, आप उसको सही टिक करके आएंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, आइए देखिए वैदिक कालीन शिक्षा, एजुकेशन इन वैदिक पीरियड। वैदिक कालीन शिक्षा इट मीन्स एजुकेशन इन वैदिक पीरियड कैसी थी? भारत में 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक वेदों का वर्चस्व था। भारत में कब से कब तक? 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक वेदों का वर्चस्व था। ये बात स्वीकार की जाती है। उस वक्त किसका था? तभी तो इसका नाम वैदिक कालीन शिक्षा है, तभी तो वैदिक कालीन समय है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेदों का वर्चस्व था।
इसी को वैदिक काल कहा जाता है। जब वेदों का वर्चस्व था, इसी को क्या कहा जाता है? वैदिक काल कहा जाता है। यहां पर क्या था? इस काल में एक समृद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं? वैदिक शिक्षा प्रणाली। ठीक है, इसी वैदिक काल में एक समृद्ध शिक्षा का विकास हुआ, शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं? वैदिक शिक्षा प्रणाली। ठीक है, यही हमारे टॉपिक में है और इसी को हमको अच्छे से पढ़ना है। सारी चीज आज आप समझ जाएंगे। वैदिक कालीन शिक्षा से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। फिर इस वैदिक काल में आप अच्छे से जानते हैं कि किसका वर्चस्व था? ब्राह्मणों का वर्चस्व था। किसका वर्चस्व था? ब्राह्मणों का वर्चस्व था। इसीलिए इसे कुछ विद्वानों ने क्या कहा? ब्राह्मणी शिक्षा कहा, या हिंदू शिक्षा भी इसको कहा गया है कुछ विद्वानों के द्वारा। किसको कहा गया है? वैदिक शिक्षा प्रणाली को आपके। ठीक है, तो यहां से हमको क्या समझ में आया? यहां से हमें समझ में आया कि भारत में 2500 ईस्वी पूर्व से लेके 500 ईस्वी पूर्व तक वेदों का वर्चस्व रहा है और इसी को वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल में एक समृद्ध शिक्षा प्रणाली थी। ठीक है, ध्यान कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि पहले बिना शिक्षित अशिक्षित लोग रहते थे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वेदों में वैदिक कालीन में एक समृद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ, जिसे हम वैदिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं। इस काल में, इस वैदिक पीरियड में ब्राह्मणों का वर्चस्व था, जिसकी वजह से कुछ विद्वानों ने इसे क्या कहा? ब्राह्मणीय शिक्षा कहा, या हिंदू शिक्षा भी कहा है। ठीक है, अच्छा, उस समय वेदों की बात है, वैदिक कालीन है, तो वेद तो सर्वोच्च रहेंगे ही। वेदों को समस्त ज्ञान का कोश माना गया है। किसको माना गया है? वेदों को समस्त ज्ञान का कोश माना गया है। ये चीज ध्यान कर लीजिए। किसको? वेदों को। वेदों को समस्त ज्ञान का कोश माना गया है। वेदों में शिक्षा को मोक्ष का साधन भी माना गया है। किसको? वेदों में शिक्षा को मोक्ष का साधन भी माना गया है। संस्कृत में एक कथन है, सा विद्या या विमुक्तये। क्या है? सा विद्या या विमुक्तये। इसका मतलब है कि विद्या के द्वारा ही क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, प्राचीन शिक्षा का उदय भी वेदों से हुआ है। कहा गया है, देखिए, प्राचीन शिक्षा का उदय भी जो है किससे हुआ है? वेदों से हुआ है। वेद कौन थे? 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये क्या थे? ये 4 वेद थे और यही भारतीय जीवन दर्शन के स्रोत माने गए हैं। ठीक है, यही अपने भारतीय दर्शन के क्या माने गए हैं? स्रोत माने गए हैं। वैदिक काल में जीवन को 2 प्रकार की विद्या, 2 प्रकार की विद्या कौन? परा और अपरा में विभक्त किया गया है। ध्यान कर लीजिएगा, सब हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें, कि वैदिक काल में जीवन को 2 प्रकार की विद्या में विभक्त किया गया था, एक परा, दूसरी अपरा में। ठीक, इसका अर्थ क्या है? परा का अर्थ देखिए, परा का अर्थ ज्ञान, कर्म और उपासना द्वारा ब्रह्म, सत्य, जगत मिथ्या का बोध कराना था। परा का काम क्या था? परा का अर्थ ये होता है कि ज्ञान, कर्म और उपासना द्वारा ब्रह्म, सत्य, जगत मिथ्या का बोध कराना था। तथा अपरा का अर्थ क्या था? अपरा का अर्थ था समाज विद्या, अर्थात उसके लौकिक रूप से था। ठीक है, उस समय जीवन किस प्रकार? 2 प्रकार की विद्या में बटा था, परा व अपरा में विभक्त था। परा का अर्थ है ज्ञान, कर्म और उपासना द्वारा ब्रह्म, सत्य, जगत मिथ्या का बोध कराना था, और अपरा का अर्थ था समाज विद्या, अर्थात उसके लौकिक रूप से था। ठीक, अब एक बहुत प्रसिद्ध है विद्वान, उन्होंने कहा, इनका नाम था A.S. आल्टेकर। इनके अनुसार क्या था? वैदिक युग से लेकर आज तक भारत शिक्षा का मूल तात्पर्य यह रहा, शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करती है। ये इनकी डेफिनेशन है कि वैदिक
युग से लेकर आज तक भारत शिक्षा का मूल तात्पर्य यह रहा है कि शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पद प्रदर्शन करती है। इनका कहने का मतलब था कि एजुकेशन से ही सारे रास्ते क्या होते हैं, सही रास्ते हमको मिलते जाते हैं, और शिक्षा ही एक प्रकार की लाइट है, एक प्रकार का प्रकाश है जो हमारा हर प्रकार से जीवन के विभिन्न पहलुओं में हमारा पद प्रदर्शन करती है, हमें रास्ता दिखाती है। ठीक है, आइए देखिए कि वैदिक काल शिक्षा 2 स्तरों में बटी है। बहुत सारी बुकों में नहीं है ये चीज। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा जो 2 स्तरों में बटी थी, एक थी प्रारंभिक और दूसरी थी उच्च। प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा और दूसरी थी उच्च शिक्षा। ठीक, देखिए प्राथमिक शिक्षा क्या थी? प्राथमिक शिक्षा जो थी वो परिवार में ही रह करके दी जाती है, बच्चे को घर में ही रह करके दी जाती थी। देखिए वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा परिवार में होती थी। कहाँ होती थी? ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी, तो वो कहाँ दी जाती थी? परिवार में दी जाती थी। कहाँ दी जाती थी? परिवार में दी जाती थी। 5 वर्ष की आयु में बच्चे का विद्या आरंभ संस्कार होता था। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा इंपॉर्टेंट है कि किस वर्ष में, 5 वर्ष की आयु में कौन सा संस्कार होता था? विद्या आरंभ संस्कार होता था। कैसे होता था ये विद्या आरंभ संस्कार? परिवार का कुल पुरोहित इस संस्कार को करता था। कौन करता था? परिवार का कुल पुरोहित। बच्चे को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाकर बच्चे को तैयार कराया जाता था। फिर पुरोहित नए वस्त्रों को बिछाकर उस पर चावल डालता था। वेद मंत्रों द्वारा कुल देवी देवता की पूजा करने के बाद बच्चे की अंगुली पकड़कर चावलों में वर्णमाला के अक्षर बनवाए जाते थे। ये देखिए कितना अच्छी बात कही है यहाँ पे कि चावल पे बच्चे की उंगली पकड़वा करके वर्णमाला के अक्षर बनवाए जाते थे। इसके बाद बच्चे की शिक्षा काल जो होता था वो प्रारंभ हो जाता था। समझ गए कि 5 वर्ष की आयु में उसका विद्या आरंभ संस्कार होता था। प्राथमिक शिक्षा घर में होती थी। पुरोहित ये सारे काम कराता था, इस नहला धुला के नए वस्त्र पहनाता था। फिर क्या करता? नए कपड़े बिछाकर उस पर चावल डाल करके वेद मंत्रों द्वारा कुल देवी देवता की उपासना होती थी, पूजा आराधना होती थी। उसके बाद बच्चे की उंगली पकड़ के उसी चावल पे वर्णमाला के अक्षर बनवाए जाते थे और यहीं से बच्चे की शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी। उच्च शिक्षा देख लीजिए। उच्च शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन। वैदिक काल में गुरुकुल प्रणाली, वैदिक काल में कौन सी प्रणाली थी? गुरुकुल प्रणाली ज्यादा प्रचलित थी भाई। उस समय इस तरह का स्कूल नहीं होता था। उस समय क्या होता था? गुरुकुल प्रणाली थी। गुरुकुल या ऋषि आश्रम में ही होते थे। ठीक है, जो शिक्षणकार होते थे वो कहाँ होते थे? गुरुकुल या ऋषि जी के आश्रम में होते थे सारे शिक्षणकार। गुरु को आध्यात्मिक पिता माना जाता था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि गुरु को आध्यात्मिक पिता माना जाता था और सारे शिक्षणकार जो होते थे वो कहाँ होते थे? गुरुकुल में होते थे या ऋषि के आश्रम में होते थे। उच्च शिक्षा के लिए बच्चे की प्रवेश की आयु अलग अलग थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है कि गुरुकुल में जो उच्च शिक्षा की थी वो आयु क्या थी? निर्धारित थी अलग अलग। कौन कौन सी? 8 वर्ष की आयु में ब्राह्मण के बच्चे जाएंगे, 10 वर्ष की आयु में क्षत्रिय के बच्चे जाएंगे और 12 वर्ष की आयु में वैश्य के बच्चे जाएंगे। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसमें आपका एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपसे पूछ सकता है कि ब्राह्मण के बच्चों की शिक्षा कब गुरुकुल में आरंभ होती थी, क्षत्रिय के बच्चों की शिक्षा कब आरंभ होती थी, वैश्य के बच्चों की शिक्षा कब आरंभ होती थी। तो फिर से एक बार देख लीजिए कि 8 वर्ष में ब्राह्मण के बच्चे, 10 वर्ष में क्षत्रिय के बच्चे और 12 वर्ष की आयु में वैश्य के बच्चों का गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा आरंभ होती थी।
इसके बाद क्या होता था? उपनयन संस्कार होता था। कौन सा संस्कार होता था? उपनयन संस्कार होता था। इसके बाद गुरु बच्चों को एक मंत्र देते थे। कौन सा मंत्र देते थे? वो मंत्र था सावित्री मंत्र। इसका उपदेश देकर के शिक्षा भैया स्टार्ट हो जाती थी इनकी। ठीक है। वैदिक काल में बच्चों के अध्ययन काल का समय 12 वर्ष का होता था। ध्यान कर लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यही आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, यही आपसे एग्जाम में आराम से पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में बच्चों के अध्ययन काल का समय क्या था? तो 12 वर्ष का था। पहले 5 वर्ष शिक्षा गृह शिक्षा थी, उसके बाद आगे की शिक्षा कहाँ दी जाती थी? आश्रम में दी जाती थी। जो विद्या अध्ययन का पूरा कार्यक्रम था वो सावन महीने की पूर्णिमा को उपाकर्म समारोह से शुरू होता था। ध्यान कर लीजिए फिर से बार बार कि विद्या काम जो कार्यक्रम होता था पूरा, वो कब शुरू होता था? सावन महीने की पूर्णिमा को शुरू होता था। किस कर्म से? उपाकर्म समारोह से। उसके बाद पूष के महीने पूर्णिमा को छंद मास, कौन से? छंद मास उत्सर्जन समारोह के साथ क्या होता था? खत्म होता था। ये सारी लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, ये सारी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे शुरू होता था। ये होता था सावन महीने की पूर्णिमा को उपाकर्म समारोह के साथ शुरू होता था। पूष के महीने की पूर्णिमा को छंद मास उत्सर्जन समारोह के साथ खत्म होता था। ठीक। अच्छा, वैदिक काल शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? अब तो सारी चीज हो गई। अब वैदिक काल की शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, अब ये हमको जानना है। वैदिक काल शिक्षा के उद्देश्य, या कहें तो एम ऑफ वैदिक एजुकेशन। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य जो उद्देश्य था वो ज्ञान का विकास या मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य माना जाता था। ज्ञान की प्राप्ति या मोक्ष का जो प्राप्ति थी वो मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य माना जाता था। यहाँ पे इसकी प्राप्ति हेतु शिक्षा द्वारा उसके आध्यात्मिक विकास पर ज्यादा जोर दिया जाता था। ये इसके मेन उद्देश्य हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें शिक्षा के उद्देश्य थे। आइए देखते हैं कौन कौन से। पहला था ज्ञान एवं संस्कृति पर बल। पहला क्या है? ज्ञान एवं संस्कृति पर बल। इंग्लिश में कहें तो स्ट्रेस ऑन नॉलेज एंड कल्चर। इसमें क्या है इसको भी देखते हैं। ज्ञान मनुष्य स्थिति नेत्र, ये एक संस्कृत में श्लोक है। ज्ञान मनुष्य स्थिति नेत्र, इसका मतलब क्या है कि वैदिक काल में ज्ञान को तीसरे नेत्र के रूप में माना जाता था। वैदिक काल में ज्ञान को तीसरे नेत्र के रूप में माना जाता था। दृश्य एवं सूक्ष्म दोनों प्रकार की चीजों का ज्ञान होता था इसमें। इस काल में आध्यात्मिक विकास के लिए भाषा, साहित्य, धर्म और नीति शास्त्र का ज्ञान कराया जाता था। ठीक है, इस काल में भाषा, साहित्य, धर्म और नीति शास्त्र का ज्ञान कराया जाता था। अगला पॉइंट है हमारा चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग। वैदिक काल में बच्चे का चरित्र निर्माण वैदिक आदर्शों के हिसाब से कराया जाता था। इस वैदिक आदर्शों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता था? बच्चों को सात्विक भोजन, सदाचार व उच्च विचारों को सिखाया जाता था। एक कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए होता था कि बच्चों को सात्विक भोजन, सदाचार व उच्च विचारों को सिखाया जाता था। अगला है स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन, प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ। वैदिक कालीन गुरुओं का मानना था कि एक स्वस्थ शरीर और निर्मल मन की सहायता से व्यक्ति क्या कर सकता है? मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसके लिए क्या जरूरी है? एक स्वस्थ शरीर और निर्मल मन। ठीक है, जो छात्र गुरुकुल में रहते थे सभी को सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रियाओं करके व्यायाम करना होता था। सभी को पौष्टिक भोजन दिया जाता था। पौष्टिक भोजन करेंगे, व्यायाम करेंगे, तभी तो स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होगी। और जब स्वस्थ शरीर और निर्मल मन है
तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये उद्देश्य था किसका? वैदिक कालीन शिक्षा का। सभी को सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य का पालन करने तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह से दूर रहने की शिक्षा दी जाती थी। वैदिक काल में क्या किया जाता था? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य का भाई पालन कीजिए और काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालच, इन सारी चीजों से क्या रहिए? दूर रहिए। राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार करना, प्रिजर्वेशन ऑफ एंड एक्सपेंशन ऑफ नेशनल हेरिटेज। क्या? प्रिजर्वेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ नेशनल हेरिटेज मतलब राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार करना। राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार करना इस काल का महत्वपूर्ण लक्ष्य था। छात्रों को राष्ट्रीय संस्कृति से परिचित कराया जाता था, तभी वो जब तक वो अपनी राष्ट्रीय संस्कृति को नहीं जानेंगे तब तक वो क्या संरक्षण कर पाएंगे। अगला देखिए, ईश्वर भक्ति व उपासना पर बल। यहाँ पर क्योंकि ब्राह्मणों का ये मामला था पूरा, तो इसमें इन सारी चीजों पे बल तो दिया ही जाएगा। ईश्वर भक्ति व उपासना पर बल का मतलब एम्फेसिस ऑन डिवोशन टू गॉड, भगवान की आस्था पर विश्वास रखें। सा विद्या या विमुक्ते, इसका एक स्लोगन है, एक क्या कहते हैं इसको श्लोक कहते हैं, सा विद्या या विमुक्ते। इसका अर्थ है मुक्ति की प्राप्ति तभी हो सकती है जब प्राणी में ईश्वर के प्रति भक्ति एवं धार्मिकता की भावना हो। भाई मोक्ष ही उनका मेन लक्ष्य था, मेन उद्देश्य क्या था? मोक्ष। तो सबसे ज्यादा घुमा फिरा के सारी चीज मोक्ष पे जाती थी। और मोक्ष की प्राप्ति कब होती है या मुक्ति की प्राप्ति कब होगी? जब प्राणी में ईश्वर की भक्ति एवं धार्मिकता की भावना हो। ठीक है। छात्रों में ईश्वर के प्रति आस्था एवं धार्मिकता की भावना को भरना इस समय की प्रमुख विशेषता थी। बच्चों को ईश्वर के प्रति आस्था सिखाई जाती थी एवं धार्मिकता की भावना को भरा जाता था। ठीक, तो ये हो गया कुछ उद्देश्य इंपॉर्टेंट। इससे ज्यादा आप मत पढ़िए क्योंकि इससे ज्यादा और कुछ नहीं आएगा। आइए देखिए, शिक्षा का पाठ्यक्रम, सिलेबस ऑफ एजुकेशन क्या हुआ करता था? 4 संहिताएं होती थी, आप अच्छे से जानते हैं इनके नाम, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। एक ब्राह्मण ग्रंथ था। ठीक है, 4 संहिताएं थी, कौन कौन सी? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ। ये पाठ्यक्रम बता रहे हैं। फिर उपनिषद थे, आरण्यक थे और 6 वेदांग थे। ठीक है, उपनिषद थे, आरण्यक थे और 6 वेदांग थे। 6 वेदांग में पहला क्या? शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा निरुक्त, चौथा व्याकरण, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। ठीक है, बात समझ गए? 6 वेदांग कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। अब आइए शिक्षण विधि की बात कर लेते हैं क्योंकि आज हमको ये पूरा खत्म करना है। जल्दी जल्दी देखिए, वैदिक काल के शिक्षण विधि क्या थी? मौखिक थी, ओरल थी, लिखने वाला मामला नहीं था, ओरल थी। ओरल ही सारी चीजें सिखाई जाती हैं। छात्रों को किसी मंत्र को याद कराने के लिए व्याख्या एवं दृष्टांत विधि का प्रयोग होता था। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे भी प्रश्न पूछ सकता है कि वैदिक कालीन शिक्षा के शिक्षण विधि क्या थी। ठीक है, आप टीचर बनने जा रहे हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म बीच में बन जाता है कि टीचिंग मेथड क्या था, शिक्षण विधि क्या थी। तो मेन उनकी शिक्षण विधि क्या थी? मौखिक थी, ओरल थी। ठीक है, क्या थी? मौखिक थी या ओरल थी। और इसमें जो मंत्रों को याद कराने के लिए व्याख्या एवं दृष्टांत विधि का प्रयोग होता था। श्रवण, मनन व निश्चित ध्यान विधि का विकास भी इसी काल में हुआ है। ठीक, और क्या होता था? कृषि, पशुपालन, कला कौशल, साइंस शिक्षा आदि विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी। लेकिन कैसे? शिक्षा कथन, प्रदर्शन व अभ्यास विधि के द्वारा। ध्यान कर लीजिए कि इस प्रकार के शिक्षण विधियां वहां पे प्रचलित थी। अनुशासन कैसा था? डिसिप्लिन भी होगा भाई, जहां सब कुछ है वहां डिसिप्लिन भी होगा। वैदिक काल में अनुशासन शिक्षा का अभिन्न अंग था। दंड का स्वरूप शारीरिक कम, आध्यात्मिक ज्यादा था। मारपीट कम होती थी भाई, अब तो तुरंत डंडे से मारो, मुर्गा बना दो।
जैसे इसमें क्या कर देते, आध्यात्मिक में क्या करेंगे, व्रत का आदेश देते, जाओ तुम 1 हफ्ता व्रत रखो, ठीक है, जाओ तुम 1 हफ्ता व्रत रखो, मारे पीटेंगे नहीं, 2 दिन व्रत रखो, 3 दिन व्रत रखो, कुछ नहीं मिलेगा। अपने पास से भगा देते थे गुरु, कहते चलो यहाँ से हटो। तो ये सब था कैसा, आध्यात्मिक ज्यादा था, वह शारीरिक वाला नहीं था इस तरीके का कि एकदम मारपीट के बराबर कर दो। छात्रों से आत्म अनुशासन की उम्मीद की जाती थी भाई। आत्म अनुशासन का मतलब कि खुद से आप अनुशासन में रहें, ठीक है। नियम तोड़ने वाले छात्रों को दंड भी मिलता था, सबके साथ समान व्यवहार किया जाता था, कोई पार्शियलिटी नहीं की जाती थी कि तुम इसके बच्चे हो, तुम उसके बच्चे हो, तुम्हारे साथ कम दंड देंगे, तुमको ज़्यादा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता था, सबके साथ समान व्यवहार होता था। इस वक्त परीक्षाएं और उपाधियों का भी क्या था, चलन था, परीक्षाएं और उपाधियों का भी चलन था। लेकिन जो टेस्ट होता था वो कैसा होता था, मौखिक होता था, क्योंकि जब आपने मौखिक सिखाया है तो आप मौखिक ही टेस्ट लेंगे, क्योंकि उसको लिखना तो आपने सिखाया ही नहीं। माध्यम क्या होता था, मौखिक। छात्र को कैसे, इसका टेस्ट कैसे लिया जाता था, एक छात्र को पढ़ाया या पूरी क्लास को पढ़ाया, उसमें से एक छात्र का टेस्ट लेना, उसको उठाया, विद्वानों के सामने बैठा दिया, विद्वान उससे तरह तरह के प्रश्न, विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। अगर वो सारे प्रश्नों का जवाब दे लेता है तो उसको क्या समझा जाता है कि हाँ भाई ये सही से इसने शिक्षण प्राप्त किया है, अब ये सारी चीजें सीख गया है, और उसको सफल घोषित किया जाता था। यही लिखा है इसमें कि इस काल में परीक्षा का माध्यम मौखिक हुआ करता था, छात्र को विद्वानों की सभा में खड़ा किया जाता था, फिर सभी विद्वान छात्र से प्रश्न पूछते थे और संतुष्ट होने पर छात्र को क्या कर दिया जाता था, सफल घोषित कर दिया जाता था। कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था, ठीक है, कोई डिग्री सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। अब इनकी जो उपाधि थी वो किस तरह की थी, जो छात्र गुरुकुल का 12 वर्ष समान पाठ्यक्रम था या किसी वेद का, किसी एक वेद का अध्ययन पूरा कर लेता था, उन्हें क्या कहा जाता था, स्नातक कहा जाता था। ध्यान कर लीजिए, जो 12 वर्ष का समान पाठ्यक्रम या एक वेद को ज्ञान प्राप्त कर लेता था उसे स्नातक कहा जाता था। जो 24 वर्ष या 2 वेदों का अध्ययन पूरा कर लेता था उसको वसु कहा जाता था। जो 36 वर्षीय पाठ्यक्रम या 3 वेदों का अध्ययन करने वाले को रुद्र कहा जाता था, और 48 वर्षीय पाठ्यक्रम या 4 वेदों का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता था, आदित्य कहा जाता था। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि 12 वर्ष या एक वेद के ज्ञाता को स्नातक, 24 वर्ष या 2 वेदों के अध्ययन के करने वाले को या 2 वेदों के ज्ञाता को वसु, 36 वर्षीय पाठ्यक्रम या 3 वेदों के ज्ञाता को रुद्र, 48 वर्ष या 4 वेदों का ज्ञान पूरा करने वाले को आदित्य की उपाधि दी जाती थी। ये आप बड़े आराम से अच्छे से इसको याद कर लीजिए, ठीक। वैदिक कालीन मुख्य शिक्षा के केंद्र क्या क्या थे, इसमें थे आपका तक्षशिला था, मिथिला था, केकय था, प्रयाग था, काशी था, और एक आपका कांची रहा होगा, कांची, ठीक है, एक आपका कांची। कौन कौन से थे, आपका था तक्षशिला, मिथिला, केकय, प्रयाग, काशी और कांची। वैदिक कालीन शिक्षा के कुछ विशेषताएं भी थी बच्चों, ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा की कुछ विशेषताएं भी थी या गुण थे। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन क्या क्या था। उस वक्त निशुल्क शिक्षा थी, क्या थी, निशुल्क शिक्षा। दूसरा मतलब फ्री एजुकेशन। दूसरा, शिक्षा का व्यापक अर्थ बताया जाता था, ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के व्यापक उद्देश्य थे, ब्रॉड एम ऑफ एजुकेशन। व्यक्तिगत सर्वांगीण विकास पे जोर था, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ मैन। ये सारे क्या थे, ये उसके गुण और विशेषता थे। संस्कृति का प्रसार, पांचवा क्या है, संस्कृति का प्रसार व परिरक्षण, एक्सपेंशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, एक्सपेंशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। कर्म एवं सामाजिकता का समन्वय, छठा क्या है, कर्म एवं सामाजिकता का समन्वय, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिलीजन एंड सोशियलिटी।
अगला है विशिष्ट शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन। अगला है गुरु शिष्य मधुर संबंध, मतलब गुड रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड डिसिपल्स। ठीक है, तो ये इनके बहुत ब्रॉड, वैसे इसको पूरा डिटेल में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, इधर से कोई क्वेश्चन पूछने की संभावना कम थी। ये आप हेडिंग बस याद रखिए, यही आपके लिए जरूरी है। आइए देखिए, वैदिक शिक्षा प्रणाली के कुछ दोष भी थे। वैदिक शिक्षा प्रणाली के क्या थे? कुछ दोष भी थे। क्या क्या थे? शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व ना होना, अव्यवस्थित पाठ्य चर्चा और रटने पर बल था, शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा थी। क्या थी? शूद्रों की शिक्षा की क्या थी? उपेक्षा थी। जनसाधारण की शिक्षा व स्त्री शिक्षा की उपेक्षा थी। ध्यान कर लीजिएगा कि जनसाधारण की शिक्षा व स्त्री शिक्षा की उपेक्षा थी। धर्म को अत्यधिक महत्व, विचार की स्वतंत्रता का अभाव था। यहाँ पे हस्तकार व शारीरिक श्रम के प्रति घृणा थी। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था जो हमने देखा कि वैदिक कालीन शिक्षा। ठीक, इसमें हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली, विभिन्न प्रकार की चीजों को हमने पढ़ लिया। जो जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आने के लिए, वो सारी चीजें आज हमने इसमें पढ़ ली। अब कल हम जो है अपना बौद्ध कालीन शिक्षा के बारे में आपको पढ़ाएंगे। आपको इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे हमारे लिंक से मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से पढ़ लीजिएगा। जितनी चीजें मैंने टिक करी हैं, इंपॉर्टेंट बताई हैं, वो सारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, उसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, अगर आपको हमारा पढ़ाया कंटेंट पसंद आता है तो हमारी पूरी टीम को, हमारे चैनल को अप्रिशिएट करिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों सब में शेयर कीजिए, उनको हमारे बारे में बताइए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, ताकि इसी तरह हम अच्छे कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर सकें और आपके इस सुपर टेट की जो जर्नी आपने शुरू करी हमारे साथ, उसको आपके मंजिल तक हम पहुंचा करके ही दम लेंगे। ठीक है, थैंक यू।